देखो मैंने तुम्हें बता दिया है, जैसे लीनियर के अंदर समझना, लीनियर और मैं बता रहा हूं सर्कुलर, या फिर मैं बोल सकता हूं जैसे रेक्टेलिनियर मोशन के अंदर, है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसमें एक्सीलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ऐसा समझ। इसमें मोमेंटम होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, एमवीआर कभी तो होता है मोमेंटम आर क्रॉस, इसमें मोमेंटम होता है पी, इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है एल, और ये होता है आर क्रॉस, इसमें फोर्स होता है, इसमें इसी का टॉर्क होता है। हाँ, जैसे फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना, वैसे टॉर्क का काम है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, मेन हमें ऊपर तक, ऊपर के 3 चीजों में खेलना है अभी। ठीक है, अच्छा इन सब में रिलेशन भी होता है। देखो तुम ये लिख दो, यहां पर लिख दो एस, यहां लिख दो वी, और यहां लिख दो ए, तो ये एस पी ए आ गया, थीटा ओमेगा आर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन लीनियर एंड, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, वो यहां पर उसका थीटा 0 ले लेता हूं, और इतना थीटा चल गया टी टाइम के अंदर, कितना टाइम में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने कितना करा थीटा, बट उसी में उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करा है एस, इन दोनों में रिलेशन होता है एस इक्वल टू थीटा आर। आया समझ। जब वो चल रहा है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, पर उस चलने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। उस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा आर। जब वो मान लो चल रहा है, चलते चलते सेम स्पीड से चल रहा है, तो घूम भी सेम स्पीड से रहा होगा, वो चेंज नहीं होगा, पर अगर हमने घूमने की रफ्तार बढ़ाई तो उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करने की होगी रफ्तार, वो भी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है, तो ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा आएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ए आएगा, उन दोनों में रिलेशन है ए इक्वल टू। ठीक है, आर रेडियस है। अब देखो सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन, हाँ सर्कुलर मोशन 2 टाइप के पढ़ोगे तुम, हाँ अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, फॉर एग्जांपल फैन घूम रहा है, अब इसकी घूमने की रफ्तार ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसका 0, इसका ओमेगा कांस्टेंट है। अगर इसमें कोई चीटी को चिपका दूं तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मान लो सेम डिस्टेंस, मतलब एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल, मान लो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, अगले 1 सेकंड में भी उतना ही करेगी। बट मान लो फैन जो है मैं ऑन कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में स्लो होता है, बाद में फास्ट होता है, तो हर सेकंड में तुम देखोगे डिस्टेंस जो होगा ट्रैवल बाय चीटी वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि घूमने की रफ्तार क्या है, पहले कम है बाद में ज्यादा है, और उसको ऑफ करूंगा तो उल्टा होगा। सर्कुलर मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा क्या होता है, और इसमें ओमेगा क्या होता है। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन हम जब लीनियर में पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर में पढ़ते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि चाहे यूनिफॉर्म मोशन चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होनी ही होनी है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अच्छा ये पता तुम लोगों को, जैसे एस जो होता है वो ds बाई dt होता है, सॉरी जो v होता है वो dx बाई dt होता है, और एक्सेलरेशन dv बाई, ऐसे ही तुम्हारा ओमेगा जो होता है वो d थीटा बाई, और अल्फा जो होता है वो d ओमेगा बाई। अगर तुम्हारा चेंज इन ओमेगा 0 है तो d ओमेगा क्या होगा 0, तो अल्फा कितना आएगा 0, तो ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा क्या है 0, और इसमें अल्फा क्या है नॉट इक्वल टू। अब एक बात समझना, सर्कुलर में ना हमेशा 2 एक्सेलरेशन होते हैं, समझने की कोशिश करना। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है बेटा, कि जैसे तुम्हारा कोई इसके पास वेलोसिटी v है,
अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब v भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो दो काम हो रहे हैं, दोनों के अंदर एक चीज तो सेम है कि दोनों में डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। दोनों में क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज करना जिस एक्सेशन का काम है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल का मतलब ये होता है सेंट्रल लविंग। और डायरेक्शन तो इसमें भी चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे पंखा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमे या फिर मैं उसको ओपन करूं स्पीड बढ़ाए या क्लोज करूं स्पीड घटाए, दोनों केस के अंदर घूम तो रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज होनी होनी है। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, सिर्फ मैं सिर्फ बता रहा हूँ स्पीड की बात, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी तो दोनों में चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसमें देखो, इसमें ओमेगा या फिर बोलो v का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा है वो 0 है ना? ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ओमेगा और v का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा को चेंज करने के लिए एक एक्सेलरेशन को आना पड़ेगा, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज that acceleration is known as अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। आया समझ? इसको चेंज करने के जो एक्सेलरेशन आया वो क्या है? अल्फा। और v को चेंज करने के लिए जो लीनियर मुझे इसका क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूट, वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नथिंग इज, देखो वेलोसिटी इधर की साइड है, वेलोसिटी क्या इधर की साइड, अगर मुझे इसकी स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है तो मुझे एक्सेलरेशन में किधर की साइड लगाना पड़ेगा? इधर की साइड। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन तो इधर की साइड है जो सेंट्रीपिटल है, और एक एक्सेलरेशन किधर की साइड है? इधर की साइड जो टेंजेंशियल है। इस एक्सेलरेशन का काम है टुवर्ड्स सेंटर में रखना, और इस एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को घटाना या फिर बढ़ाना। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो ये तो हर बार होगा, पर टेंजेंशियल हर बार नहीं होता। टेंजेंशियल कब होगा? जब वेलोसिटी बढ़ेगा या फिर घटेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा तो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा r है, अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो इसमें भी चेंज आएगा। तो a टेंजेंशियल कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब ओमेगा में चेंज आएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है? a टेंजेंशियल, और a टेंजेंशियल किससे इक्वल होता है? अल्फा r। तो समझ आया कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। क्या अल्फा हमेशा होगा? नहीं। अल्फा कब होता है? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्या ए टेंजेंशियल हमेशा होगा? नहीं। वो कब होगा? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में। क्या ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा? हमेशा होगा। आया समझ? तो इसमें ए डी कितना होता है? कोई परेशानी? ये समझ आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना या घटाना। स्पीड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना किसका काम है? टेंजेंशियल का। पर डायरेक्शन को चेंज करना किसका काम है? इसको लिख लो दिमाग लगा के। जो तुम्हारी वेलोसिटी है उसके पास दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है इस डायरेक्शन को चेंज करेगा सेंट्रीपिटल, और इसको चेंज करेगा आगे समझ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस केस में चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। चलो अब हमें क्या इसकी डेरिवेशन करनी है, सेंट्रीपिटल की करनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद थोड़ा ब्रेक दूंगा। देखो यूनिफॉर्म एक तो है, मैं बच्चे वाले तरीके से करा दूं तो मैं 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा उससे। देखो मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म में ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ना वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ, वेलोसिटी तो किसी केस में कांस्टेंट नहीं है। अब देखो मान लेता हूं इस टाइम इसके पास वेलोसिटी कितनी है v1, अब इसको ले लेता हूं r1, ठीक है। तो अब ये चला जाता है घूम के v2 वेलोसिटी पे, ठीक है, और एंगल कितना घूम जाता है थीटा। एक बात समझने की कोशिश करना कि जो इस r1 और r2 में एंगल है ना, जो ये r1 और r2 के बीच में एंगल है, वही एंगल v1 और v2 के बीच में रहेंगे। पता क्यों? परपेंडिकुलर देखो, जितना देखो समझने की कोशिश करना, ये r है, ये v है, जितना ये r घुमा उतना ही तो ये v घुमा, तो जो इनके बीच में एंगल है वही v1 एंड v2 के बीच में होगा, जो एंगल इन दोनों के बीच में है वही इनके परपेंडिकुलर बीच में होगा, क्योंकि v1 और v2 क्या है आपस, इसके क्या है v1 परपेंडिकुलर है और v2 भी क्या है, सॉरी v1 इसके परपेंडिकुलर, v2 क्योंकि क्या है अलोंग द टेंजेंट, और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये O ले लेता हूं, इसको मैं A ले लेता हूं और इसको मैं B ले लेता हूं, आया समझ? सबसे पहले मुझे ये देखो, मैं बना रहा हूं तुम्हारा OAB, O है, ये A है, और ये OA वेक्टर हो गया, ये OB वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो तुम्हें वैसे भी दिख जाएगा ये R2 माइनस, पर इतनी बुद्धि नहीं है, तुम ये भी देख सकते हो ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, तो अगर ये वन साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये अदर साइड ऑफ ट्रायंगल है, इसको मैं R ले रहा हूं, इसको मैं डेल्टा R ले रहा हूं, इसको मैं R2 ले रहा हूं, तो एक साइड दूसरी साइड, तो ये क्या होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R2 इज R1 प्लस डेल्टा R, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ये बताओ। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट होता है थर्ड साइड इन अपोजिट साइकिल, तो ये हो गया R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2, तो ऐसे तुम्हारा डेल्टा R किसके इक्वल आ गया R2 माइनस, और ये एंगल कितना है, ठीक है। ऐसे ही मैं V1 V2 को लेके एक और वो बना रहा हूं ट्रायंगल, तो V1 V2 को लेकर ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये V1 हो गया और V2 हो गया, दोनों में एंगल कितना है थीटा, और ये चीज सेम तरीके से तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, मान लो ये OE है, या फिर तुम इसको ऐसे ले लो, OAB है ना, इसको AB ले लिया, तो उसको ऐसे ले लो PQR, ये थीटा हो गया है ना, तो ये किसके बराबर होगा, जैसे ऊपर करा डेल्टा R वैसे हो जाएगा डेल्टा V, और डेल्टा V किसके बराबर होगा V2 माइनस, क्या मैंने अभी बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, रेडियस दोनों बराबर है, तो तुमने सुना है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल्स भी क्या हो गए इक्वल, इनमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है, साथ में मैं बोल रहा हूं कि एंगल O और एंगल P इक्वल है, क्योंकि दोनों कितना है थीटा ईच, ठीक है। अगर तीनों का सम कितना होता है 180 ट्रायंगल में, तो इसको मैं अल्फा, इसको मैं मान लो अल्फा ले लूं, इसको भी अल्फा ले लूं, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए 180, तो अल्फा किसके बराबर आएगा 180 माइनस थीटा बाय, मतलब ये भी एंगल 180 माइनस थीटा बाय 2 हो गया, और ये भी एंगल 180 माइनस थीटा बाय, ये भी किसके बराबर हो गया 180 माइनस थीटा बाय। सिमिलरली यहां पर ये 180 माइनस थीटा बाय 2 होगा, और ये भी 180 माइनस थीटा बाय 90 माइनस थीटा बाय 2, पर ये समझ आना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, मतलब तीनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है, तो एंगल B बराबर एंगल R के और एंगल A बराबर है एंगल, इसमें कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OAB, ठीक है, ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल PQR थ्रू AA, ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
वैसे यही सिमिलरिटी लिख लो, दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी ये होती है कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, पढ़ा है ना ये। तो मैं लिख दूं ओ ए, क्या ढूंढने बेटा इसमें, ओ ए डिवाइडेड बाय ए बी, और यहां पर क्या होगा पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, ठीक है। अब तुम्हारा ओ ए किसके बराबर है, आर के, ठीक है, और ये किसके बराबर है, डेल्टा, पी क्यू किसके बराबर है, वी के, और क्यू आर किसके बराबर है, डेल्टा वी के, ठीक है। अब एक काम करो, मैं डेल्टा वी इधर ले आता हूं और डेल्टा आर उधर ले जाता हूं और आर भी उधर ले जाता हूं, तो ये जाएगा वी बाय आर, और यहां क्या आ जाएगा डेल्टा आर। ये समझ आया, मैंने क्या करा, डेल्टा वी को उधर ले गया और डेल्टा आर को उधर ले गया और आर को क्या ले दिया, नीचे ले गया। इधर उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब डेल्टा आर बाय, समझ आया, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना, मैं दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, तो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा वी होगा डेल्टा वी, अच्छा वी वेक्टर ही वी भी लिख सकते, छोड़ो, डेल्टा वी यहाँ हो गया डेल्टा आर, ये हो गया वी बाय आर, मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूँ। ये बताओ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होगा और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होगा, वी, तो ये हो गया ए, ये हो गया वी मल्टीप्लाई बाय आर, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, प्रूफ हो गया। ये मैंने कल ही बताया था, वी स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, अब दूसरे इसके डेरिवेशन कैसे होती है बच्चों, जो है वो इस तरीके से होती है, तुम लोगों को पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जगह dv बाय और ये जगह d ओमेगा आर dt, dv बाय dt क्या होगा a, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट, बाहर आ गया, तो ओमेगा ये हो गया dr बाय, और dr बाय dt क्या होगा, dr बाय dt क्या होगा v, और अभी मैंने तुम्हें ओमेगा और v में रिलेशन बताया था, ओमेगा इज v बाय, प्रूफ हो गया इससे भी, इससे 2 सेकंड का, तुम्हारे स्कूल में जोन सा करा रखा है, क्योंकि कई स्कूल वाले इसको फॉलो करते हैं और कई, मतलब जो टीचर सही होगा ना वो दोनों में मार्क्स दे देगा, पर कुछ टीचर होते हैं उनको रटावा ये होता है, तो फिर उनको जो उन्होंने खुद कराया है वो चुनते हैं, वैसे सही दोनों है। ये देखो, ये तो बच्चों का डेरिवेशन है, 2 मिनट में हो जाएगा इससे। अच्छा, तुम लोगों को सूडो फोर्स का मतलब पता है, हाँ देखो, 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसका एक्सिलेशन क्या होता है 0, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम वो होता है जहां पर ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी है, गाड़ी स्पीड बढ़ा रही है अपनी, एक बंदा गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर के बगल में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है ना, अब सामने में उसकी एक्स बैठी है, एक्स खड़ी हुई है, अब जाते हुए देख रहा है, एक्स 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 क्या है, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वो ग्राउंड पे खड़ी है, उसका एक्शन क्या है 0, पर जो अगर उसकी गर्लफ्रेंड जो बगल में बैठी है वो अपने उसको देखे, प्रेजेंट वाली वो देखे, उसके लिए क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि वो गाड़ी में बैठी है, और गाड़ी कैसा फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम, और एक्सीलरेटेड फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आया समझ, देयर आर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज इनर्शियल फ्रेम, अदर वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हो, उसकी एक्सेलेरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है, उसका एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो बैंकिंग ऑफ फ्लूइड इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, जिसको लॉज ऑफ मोशन अच्छे से आता है ना, उसमें 2 मिनट का काम है, फ्रिक्शन रब कर दो। मैं तुम्हें पहले डिफरेंस बताता हूँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर ग्राउंड में बैठ के देख रहे हो, मान लो कोई गाड़ी घूम रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है,
सर्कुलर टर्न ले रही है, तो उसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। तो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा, गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ होगा वो कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? कौन सा था इनर्शियल वाला? क्या होता है कि इसको रब करता हूं, पहले मैं तो सूडो फोर्स बता देता हूं। देखो मान लो एक बस जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक पेड़ है। अरे ट्रेन ले लो, लगा दो एक और रोड, दो तीन पीछे। अब ये बताओ, अगर ये एक से एक्सीलरेट कर रहा है आगे की साइड, ए से, इस ट्रेन या ट्रक में बैठा हुआ बंदे को क्या लगेगा, ट्रेन किधर की साइड एक्सीलरेट कर रहा है? पीछे की साइड। पर एक्चुअली में ट्रेन एक्सीलरेट कर रहा है। मतलब अगर मुझे इस फ्रेम में जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें न्यूटन्स लॉस लगाने हैं, न्यूटन्स लॉस, तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करनी पड़ती है। दैट फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स, जो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। किसने कोरिलेस फोर्स का नाम सुना है? कोरिलेस फोर्स ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अरे कोरिलेस फोर्स, जिससे विंड्स की डायरेक्शन चेंज आती है यार। ट्रेड विंड्स होती है, तुम्हारा इक्वेटर पे जो होता है लो प्रेशर होता है, और इसके विंड्स को ईस्टर्ली बोलते हैं। 5 मिनट में 5 मिनट ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल, समझ रहे हो क्या? छोड़ो यार, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा ये सब चीजें। असल में क्या होता है, देखो तुम लोगों को भी पता नहीं है, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर ना 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। तो क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। विंड जो ट्रैवल करेगी ना, हाई से लो की साइड ट्रैवल करेगी, पर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये विंड की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज आती है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण आया है, इसको बोलते हैं कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस फोर्स, ये उसका नाम सूडो फोर्स है। वो भी कि अगर मैं इसके फ्रेम में देख रहा हूं तो ये इसका एक्सेलरेशन इधर की साइड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स एक्चुअल फोर्स है या सूडो फोर्स है? सूडो फोर्स है। वो किस वजह से आया? क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं। अच्छा, बस ध्यान रखना, सूडो फोर्स जो होती है ना, वो इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगी। इससे एक्सेलरेशन मतलब ये इधर भाग रहा है तो किधर की साइड लगेगी? पीछे की साइड। और कितना लगेगा? मास ऑफ ट्री मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम। एक्सेलरेशन किसका ले जाता है? फ्रेम का। और मास किसका ले जाता है? जिस बॉडी पे मैं चेक करना चाहता हूं। आया समझ? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यही डिफरेंस है सेंट्रिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में। अगर गाड़ी घूम रही है, एक सर्कुलर ट्रैक है, मस्त गाड़ी है यहाँ पर। अब गाड़ी कैसे बनाऊं? यहाँ पर ट्रॉली ले लो, ठीक है। अगर, अरे भाई ठीक है ट्रॉली है यार, ऐसे से गलत मत बनाओ। अब सुनो, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है तो वो किस चीज को ऑब्जर्व करेगा? सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन। किसको ऑब्जर्व करेगा? अगर फ्रेम कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। पर जो गाड़ी में बैठा हुआ है एकदम से टर्न होगा, तुम देखना, अगर टर्न इधर की साइड हो रहा हो तुम इधर की साइड गिरोगे, अपोजिट गिरते हो। तो जो इसमें बैठा हुआ है उसे लगेगा एक्सीलरेशन किधर की साइड है। तो सेंट्रिपेटल का नाम ही सेंट्रीफ्यूगल है, बट कब फ्रेम कौन सा हो जाए? नॉन इनर्शियल, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी सेम है, mv²/r, ठीक है, सेम चीज है। एक बस अगर तुम ग्राउंड में देख रहे हो तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और अगर तुम कार में बैठ के देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, मैंने ये चीख के 50 बार बता चुका हूं कि सेंट्रिपेटल अपने आप में कोई फोर्स, इसे कोई ना कोई, कल ही बताया था। इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो अरे सुनो, अब देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही होती है, मान लो कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही है। अब मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं गाड़ी में? तो गाड़ी में बैठ के देख रहा हूं, तो सेंट्रिपेटल लगाओ या सेंट्रीफ्यूगल लगाओ? सेंट्रीफ्यूगल लगाओ। सेंट्रीफ्यूगल मतलब इस पे एक्सेलरेशन किधर की साइड लगेगा? बाहर, सॉरी, फोर्स कौन सा किधर की साइड लगेगा? बाहर की साइड। इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स अंदर की साइड होनी चाहिए ना, तभी तो सर्कल के अंदर है। कौन प्रोवाइड करा रहा है वो फोर्स? फ्रिक्शन।
देखो समझो बात को, तुम दो तरीके से देख सकते हो, या तो बाहर बैठ के देखोगे तो सेंट्रीपिटल नाम लोगे, और अंदर बैठ के देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल नाम लोगे। चलो तुम ये बताओ, सेंट्रीपिटल से समझना आता है, सेंट्रीफ्यूगल से समझाऊं? देखो सेंट्रीपिटल समझ लो। सुनो, तुम कहाँ बैठे हो? गाड़ी के अंदर। अब तुम्हें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराएगा? फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड कराएगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात होनी चाहिए, वो मैक्सिमम औकात किससे बड़ी होनी चाहिए? जितनी हमें सेंट्रीपिटल चाहिए, क्योंकि अगर उससे छोटी हुई, मान लो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेशन बहुत ज्यादा है ना, और फ्रिक्शन कम लग रही है, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा सेंट्रीपिटल को। उस टाइम क्या होगा? गाड़ी स्किड खा के सीधा टकरा जाएगी। समझ आ रहा है? तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर, क्योंकि औकात किसके पास है? फ्रिक्शन के पास है प्रोवाइड कराने की। तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? सेंट्रीपिटल से बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल। म्यूएस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? म्यूएस इनटू नॉर्मल। किससे बड़ा होना चाहिए? एम वी स्क्वायर बाय, और नॉर्मल किसके बराबर होता है? एम इनटू एम से एम। तो यहां से तुम्हारा वी स्क्वायर किसके? वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो v इज लेस देन इक्वल टू म्यू, मतलब तुम्हारी जो वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके, कहां पर सही तो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अंडर रूट। क्योंकि अगर इससे बड़ी हुई तो फ्रिक्शन की इतनी औकात ही नहीं है कि वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड करा पाएगा। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इस टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेशन को कौन प्रोवाइड करा रहा है? सिर्फ एक फोर्स, जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। क्या सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे बैठा रहना सही है? तो हम क्या करते हैं, इसी चीज से बचने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल ना प्रोवाइड कराए और ही फोर्स आ जाए। क्योंकि देखो ऐसा है कि फ्रिक्शन, जैसे मान लो कि हमें हाईवे है या फ्लाईओवर है जिसमें ऑलरेडी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पे होती है ना, और थोड़ी बारिश हो गई तो रिक्वायर्ड स्पीड तो और कम हो जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। उसमें गाड़ी की स्पीड खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? बैंकिंग कर देते हैं, बैंक कर देते हैं रोड को। बैंकिंग का मतलब यह है कि हम ये रब कर दूं, मतलब मैं क्या करूंगा? रोड को ना फ्लैट नहीं रहने दूंगा, रोड को ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं रोड को क्या करूंगा? थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा? जो तुम्हारी गाड़ी है, अब वो ऐसे हो गई। अब तुम समझने की कोशिश करना, फ्रिक्शन अभी भी किधर की साइड लगेगा? फ्रिक्शन किधर की साइड लगेगा? नीचे की साइड। अभी समझने की कोशिश करना, ये इस सर्कल के अंदर है, चल तो ऐसी नहीं होगी ना, तुम समझ रहे हो? पूरा कर्व पाथ है ये, इस तरीके से। अब तुम समझने की कोशिश करो, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये अगर एंगल बैंकिंग का एंगल थीटा है, अच्छा इसमें नॉर्मल किधर की साइड लगेगा? इस बार देखो, सिर्फ फ्रिक्शन इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी प्रोवाइड करा रहा है। इससे नहीं कटवाया था मैंने वो क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन कटवाया था मैंने महंगी ऑफ रोड का। समझने की कोशिश कर रहे हो? अब फ्रिक्शन में बर्डन थोड़ा कम हुआ, क्यों? सिर्फ अकेला फ्रिक्शन को सेंटीमीटर प्रोवाइड नहीं कराना है, किसको प्रोवाइड कराना और नॉर्मल को ही प्रोवाइड कराना है। आप समझने की कोशिश करो, आप सिर्फ एंगल का खेल है। एमजी तो नीचे की साइड होगा। आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना, जहां नजरें हटी, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? थीटा। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास तीन फोर्स है, एक है नॉर्मल, और एक है फ्रिक्शन, और एक है। अब मैं क्या करने वाला हूं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने वाला हूं। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? समझने की कोशिश करना। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एमजी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ सकता है,
नहीं, क्योंकि किस पे है वो 90 पे। 90 पे कभी भी कंपोनेंट नहीं आते हैं, क्योंकि लेने की कोशिश करोगे तो mg cos 90 होगा, और cos 90 क्या होता है 0। तो कंपोनेंट बस आएगा नॉर्मल का और फ्रिक्शन का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक का आया n cos 90 माइनस थीटा, मतलब n sin थीटा, और एक कंपोनेंट कितना आया f cos थीटा। ये समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये दो कंपोनेंट समझ आए? ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? देखो वर्टिकली दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। एक आ रहा है तुम्हारा ऊपर की साइड, ऊपर की साइड क्या होगा n cos थीटा, और नीचे की साइड आएगा f sin थीटा। और एक और लग रहा है, क्या लग रहा है mg। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों मिलके मुझे सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करा रहे? ये दोनों मिलकर तो मुझे सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोवाइड करा रहे नहीं। और इन दोनों को मिला के इतनी औकात होनी चाहिए कि ये किससे फ्रिक्शन क्या हो, इनसे बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर हो मैक्सिमम। अगर फ्रिक्शन से ऊपर निकले तो फ्रिक्शन की इतनी मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं होगी। सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं मिस्टेक, कि इन दोनों को मिला के इतनी फोर्स मुझे को मिल जानी चाहिए कि ये सेंटीमीटर एक्सटेंशन को क्या करा पाए, प्रोवाइड करा पाए। मतलब इनकी वैल्यू सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो मैं या फिर सिंपल ऐसे लिख दूं, मैं इक्वल टू वाला केस ले लेता हूं, कि मतलब बराबर करके चलता हूं मैक्सिमम। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों मिलके n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये दोनों मिलके मुझे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों बैलेंस करूं, ऊपर नीचे मेरे को ये भी तो नहीं चाहिए कि गाड़ी नीचे भाग जाए, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या होनी चाहिए, बैलेंस। वर्टिकल नीचे की साइड फोर्स कितने हैं, f sin थीटा प्लस mg, और ऊपर की साइड फोर्स क्या है, n cos थीटा। तो mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अगर मैं यहां से देखो इसको उधर ले जाऊं तो यहां से बन जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू, ये समझ आया? ये हुई इक्वेशन 1 और ये हुई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आया समझ? ये दोनों मिलकर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये आपस में क्या है, तुम्हें बस क्या है एफबीडी बनाना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर के बराबर करना है और वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करना है। अब क्या, अब से मैथ्स है, मैं इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड 1 एंड 2। देखो क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड करता हूँ तुम्हारा क्या आएगा, n sin थीटा ऊपर की साइड है प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f, ये क्या होगा mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय, क्या दिख रहा है, m से m कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया, v स्क्वायर बाय आर जी, v स्क्वायर बाय। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब ट्री को लगाने वाला हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा, ताकि मेरा tan थीटा बन जाए। तो मैं कह रहा हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा से कर रहा हूं। देखो 5 साल में मुझे पता चल चुका है किस लेवल के बच्चे आ सकते हैं। अच्छा देखो, क्या मैं फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल पुट कर सकता हूँ? फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो यहाँ पर भी म्यू इनटू नॉर्मल पुट कर देता हूँ, और नीचे ही क्या पुट कर देता हूँ, आपकी जगह म्यू इनटू, डिवाइड किससे कर रहा हूँ, n cos थीटा से, और यहाँ पर किसे डिवाइड कर रहा हूँ, n cos, यहाँ पर क्या होगा n cos, अब देखो n से n कट जाएगा, sin थीटा पे cos थीटा क्या हुआ, tan थीटा,
यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया म्यू, यहाँ पर भी n cos थीटा से n cos थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा n sin कट जाएगा। ध्यान से समझना। अब बचा के, और ये किसके बराबर है, ये सब बराबर है v² बाय RG के। खड़े क्यों हो गए तुम? अब देखो यहां पर ये बच गया sin थीटा बाय cos थीटा, क्या होगा tan थीटा, ठीक है। यहां पर cos थीटा कट गया, n sin कट गया, क्या बच गया, यहां पर n cos थीटा कट गया, क्या बच गया माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू v² बाय, तो v किसके बराबर आ गया RG tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम एक चीज देखो, अगर तुम्हारा म्यू भी 0 होगा ना, इफ म्यू इज 0, इफ म्यू इज मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फिर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तुम्हारे पास है। जैसे देखो म्यू को 0 करोगे तो RG tan थीटा आएगा, यहां पर क्या आएगा 1, तो v इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। ये फॉर्मूला कब है, जब म्यू क्या हो, मतलब हम पे तब भी कुछ वेलोसिटी नहीं बचेगी जब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। उस केस में दिक्कत क्या आती, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो तुम सर्कुलर टर्न ले ही नहीं सकते। इसमें अगर फ्रिक्शन